प्रिय छात्रों, श्वसन के कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी की तीसरी यूनिट में श्वसन के कार्य की मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समाहित है, जिसे हमें पढ़ना है। मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्री सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम से आपके लिए ये अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी प्रकार के जीवित प्राणियों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है। श्वसन अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है। सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य श्वसन के द्वारा किया जाता है। ऊर्जा जीवों को भोजन से मिलती है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसका दहन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिकाओं में भोजन के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और प्राणियों द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण की जाती है और भोजन के दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जिसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रकार श्वसन जो है एक भौतिक जैव रासायनिक क्रिया है जो सामूहिक रूप से प्रदर्शित की जा सकती है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं में पहुंचती है और पचित अवशोषित भोजन के अवयवों के संपर्क में आकर के उनका जैविक जारण करती है या ऑक्सीकरण करके एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा को मुक्त करती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो श्वसन की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। रॉबर्ट बॉयल और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1600 में श्वसन का सही अर्थ समझाया था। लेवोजियर ने 1700 में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन के महत्व को दर्शाया। जीएस कार्टर ने 1770 में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन के महत्व को दर्शाया था। श्वसन दो प्रकार का हो रहा है, बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाहरी श्वसन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेसेस या श्वसन सतह के माध्यम से होता है, जैसे त्वचा, कलोम, फुफ्फुस। बाहरी वातावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। बाहरी श्वसन मुख्यतः ब्रीदिंग की क्रिया से संबंधित होता है और ब्रीदिंग की क्रिया जो है दो चरणों में या दो क्रियाओं में संपन्न होती है। पहली क्रिया इंस्पिरेशन निःश्वसन कहलाती है, जो श्वसन अंगों द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को प्राणी की देह के अंदर ग्रहण किया जाता है। दूसरी क्रिया एक्सपीरेशन या उच्च श्वसन कहलाती है। इसमें श्वसन अंगों या फुफ्फुसों द्वारा वायु को शरीर से बाहरी वातावरण में निकालने की क्रिया को उच्च श्वसन या एक्सपीरेशन कहा जाता है। आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन सामान्यतः ऑक्सीजन से प्राप्त जो वायुमंडल से प्राप्त जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हेलो अच्छा ठीक है, निकाल काटे। हाँ, कलर प्रिंट में निकाले, बढ़िया, ठीक है। इस क्रिया में बाहरी श्वसन द्वारा वायुमंडल से प्राप्त ऑक्सीजन रुधिर द्वारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ऊतकों तक प्रेषित की जाती है तथा कोशिकाओं में भोजन के दहन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा श्वसन अंगों की सतह की सहायता से बाहर की ओर निकाल दी जाती है। सेल्युलर रेस्पिरेशन श्वसन का तीसरा प्रकार है। यह क्रिया कोशिकाओं में संपन्न होती है और भोज्य पदार्थों के रासायनिक विघटन से संबंधित होती है और इसी में हमें जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन के प्रकार की हम बात करें तो श्वसन की सामान्य क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन। जो ऑक्सी श्वसन होता है वो प्रोटोजोआ से लेकर के मैमेलिया तक के अधिकांश जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसी को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और साथ में पानी का निर्माण करती है। यहाँ एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से इसको प्रदर्शित कर रखा है। C6H12O6 ग्लूकोज का अणु होता है जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके 6CO2 6H2O + 38 ATP का निर्माण करता है। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, परंतु इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स वसाओं का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं और ऊतकों की मात्रा जो ऊर्जा है उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अनाक्सी श्वसन में अनेक जीवाणुओं, यीस्ट कोशिकाओं तथा परजीवी कृमियों, एस्केरियास टीनिया में पाया जाता है।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अब अपन बात करते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स में जो इनका कोई श्वसन अंग जो है उपस्थित नहीं होते हैं। प्रोटोजोअन्स हैं, स्पॉन्जेज हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, हेलमिन्ट्स हैं, इनमें श्वसन की क्रिया शरीर की सामान्य सतह के द्वारा संपन्न होती है और कोई विशेष प्रकार का श्वसन अंग इनमें नहीं पाया जाता है। किंतु जो जंतुओं का परिवर्तन होता है, जंतुओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय की क्रिया विसरण की विधि द्वारा परिपूर्ण हो सकती है और इस विसरण की क्रिया को संपादित करने के लिए जो विकसित प्रकार के जंतु हैं उसमें श्वसन के अंग पाए जाते हैं। ये श्वसन के अंग कलोम या फेफड़े हो सकते हैं, जो कि सामान्यतः टेट्रापोड कशेरुकों में होते हैं। कशेरुकों में कलोम या फुफ्फुस के द्वारा श्वसन होता है। इसके अलावा त्वचा के द्वारा श्वसन हो सकता है, गिल्स के द्वारा श्वसन हो सकता है, और ये सब श्वसन के जो अंग हैं वो मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन अंगों की सतह जो होती है वो गैसों के विनिमय के लिए होती है, जिसमें सूक्ष्म रक्त केशिका पाई जाती है, जो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड को जो रेस्पिरेटरी जो विनिमय वाली सरफेस है उसके पास में लाया जाता है। मेंढक के टेडपोल का जो जलीय लार्वा अवस्था है वो मछलियों की तरह श्वसन हेतु उसमें गिल्स पाए जाते हैं। मेंढक के जल और स्थलीय आवास के कारण फुफ्फुस इसमें उपस्थित रहते हैं, तो इसमें बक्को फेरिंजियल कैविटी जो है सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में इस कार्य को फुफ्फुस के द्वारा संपादित किया जाता है और आहारनाल से एक बाहरी वलन के रूप में ये फुफ्फुस उद्गमित होते हैं, जो रुधिर केशिकाओं से परिपूर्ण होते हैं। श्वसन अंगों की जो मुख्यतः 6 इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। पहला, श्वसन अंगों की सतह जो होती है बिल्कुल पतली होती है और गैसों से सुगमता से विनिमय कर सकती है। श्वसन सतह हमेशा नम रहती है, इसमें गैसीय विनिमय में सहायता करता है और श्वसन सतह पर सघन रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। श्वसन सतह तक शुद्ध वायु ऑक्सीजन युक्त को ले जाने और अशुद्ध वायु को वापस लाने के लिए एक निश्चित मार्ग का उपस्थित होना आवश्यक है। गैसीय विनिमय तो श्वसन मार्ग का होना, उसमें ऑक्सीजन के वाहक के रूप में वाहक पदार्थ के रूप में श्वसन वर्णक या हीमोग्लोबिन का पाया जाता है। फुफ्फुस की रचना। फुफ्फुस, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं, शंकु की आकृति की स्पंजी संरचना है, जो वक्षीय गुहा में मिड डायस्टिनम का वाला भाग है उसके दोनों ओर स्थित होते हैं। मध्यावस्था में हृदय स्थित होता है और वहीं पर इसोफेगस निकलती हुई होती है, उसके दोनों साइड में ट्रेचिया निकली हुई है। ट्रेचिया से लार्ज वेसल्स उपस्थित होती है। इस रचना के चारों ओर एक प्लूरल कैविटी पाई जाती है। प्लूरल कैविटी में प्लूरल द्रव भरा होता है और बाहर वाली जो प्लूरा होती है उसको पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। इसके अंदर प्लूरल गुहा होती है जिसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, उसके प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। खरगोश का जो बायां पश्च पिंड होता है फेफड़े का, और दाहिने फेफड़े में 4 पिंड होते हैं। इन 4 पिंडों को एंटीरियर एजाइगस, पोस्टीरियर एजाइगस, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के बाएं फेफड़े में 2 पिंड होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, जबकि दाहिने फेफड़े में 3 पिंड होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। ये इस चित्र के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट किया रखा है। ये दोनों लंग्स हैं। फेफड़े की हिस्टोलॉजी को देखेंगे तो फेफड़े का अनुप्रस्थ काटते हैं तो बाहर से चारों ओर इसमें एक देख हुई उपगला का पतला आवरण होता है जिसमें विसरल प्लूरा होते हैं। ये स्पंजी रचना होती है तथा इसमें अनेक कोपिकाएं पाई जाती है, उनके साथ में ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती है। इन रक्त कोपिकाओं की भित्ति सल्की उपकला की बनी होती है, इसको मोस्ट एपिथेलियम के द्वारा परिसीमित होती है और एक फेफड़े में लगभग 75 लाख कोपिकाएं उपस्थित होती है। ये 75 लाख कोपिकाएं मिलकर के 100 वर्ग मीटर सतह का क्षेत्रफल बनाती है। कोपिकाओं की भित्ति के संपर्क में अनेक जो है रक्त केशिकाएं उपस्थित रहती है, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। एक कोपिका के भाग को यहाँ एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये एल्वियोलस है, तीनों ही एल्वियोलस के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज में ये सेल्स है, एल्वियोलस कैपिलरीज कहलाती है और ये स्क्वामोस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। हेलो हेलो हाँ हाँ श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि वायुमंडल की शुद्ध वायु में ऑक्सीजन युक्त जब फेफड़ों के अंदर पहुंचती है और तो फेफड़ों में जो अशुद्ध वायु होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वो फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें 2 पार्ट है, एक इंस्पिरेशन वायु अंदर लेने वाला और फेफड़ों से वायु को बाहर निकालने वाला एक्सपिरेशन कहलाता है। फेफड़ों स्वयं के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी या रिलैक्सेशन की क्रिया करने की क्षमता नहीं होती है, केवल ये वक्षीय गुहा की कैविटी पर निर्भर करता है। वक्षीय गुहा के आयतन में जब परिवर्तन होता है तो फेफड़ों के आयतन में कमी के अनुसार यह परिवर्तन होता है।
श्वसन क्रिया को समझने से पहले हमें वक्ष गुहा की संरचना को समझना आवश्यक होगा। तो वक्ष गुहा जो होती है एक बॉक्स नुमा संरचना होती है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। वक्ष गुहा के पृष्ठ की ओर एक वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, इसके वेंट्रल में स्टर्नम पाई जाती है और इसके दोनों लेटरल में रिब्स पाई जाती है। इसके एंटीरियर में गर्दन है, नेक, और पोस्टीरियर में जो है डायाफ्राम पाया जाता है कि जो कि डोम शेप संरचना है। इस प्रकार वक्ष गुहा एक बॉक्स नुमा संरचना का निर्माण करती है। डायाफ्राम का निर्माण जो होता है, डायाफ्राम में रेडियल मसल्स पाई जाती है। इसके अलावा वक्सी गुहा के पार्श्व में पसलियां पाई जाती है और इन पसलियों की 12 जोड़ियां होती है। 12 जोड़ियां पसलियां जो होती है कशेरुकों के ऊपर या नीचे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। सामान्यतः प्रत्येक पसली की तरफ ये झुकी होती है। दो पसलियों के बीच में 2 जोड़ी पेशियां पाई जाती है। इन पेशियों को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं और मसूड़े में इन इंटरकोस्टल मसल्स की संख्या 11 जोड़ी होती है। प्रत्येक 2 लगातार पसलियों के बीच में पाई जाने वाली जो इंटरकोस्टल मसल्स है, इन इंटरकोस्टल मसल्स को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी को इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। पहली जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये पहली जोड़ी पसली के ऊपर के भाग से निकलकर पिछली जोड़ी के निचले भाग के साथ संबंध रहती है, जबकि दूसरी जोड़ा जो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है पसली के निचले भाग से लेकर पीछे वाली पसली के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की पेशियां जो होती है पसलियों के बीच में एक एक्स आकृति के रूप में विन्यासित होती है और एक बार एक ही तरह की समस्त पेशियों की क्रिया करती है। जब विश्राम अवस्था होती है तो डायाफ्राम का आकार जो है डोम शेप्ड होता है। ये डायाफ्राम का आकार है डोम शेप्ड होता है। किंतु जो ही श्वसन की क्रिया चालू होती है तो उसमें नी श्वसन सबसे पहले आता है। तो नी श्वसन की प्रक्रिया जो एक सक्रिय प्रोसेस के माध्यम से होती है, इसमें पेशीय संकुचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नी श्वसन के समय बाह्य एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन की क्रिया संपन्न होती है। इससे पसलियां थोड़ी आगे खिसकती है। ये पसलियां के आगे खिसकने के साथ ही डायाफ्राम जो डोम शेप संरचना वाला था वो डोम शेप संरचना खिंच करके डायाफ्राम पतला हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होने के कारण स्टर्नम आगे की ओर खिसकती है और डायाफ्राम जो डोम शेप था वो चपटा हो जाता है। इस प्रकार वक्सीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब वक्सीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो वक्सीय गुहा में जो वायु थी उस वायु का फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है। इस प्रकार खिसकने वाली जो क्रिया है, इस क्रिया में ये पेशियां अपने स्थान से 1.5 सेंटीमीटर नीचे की ओर झुक जाता है। इसके साथ पसलियों की रेडियल मसल में संकुचन होता है जिससे ये चपटा हो गया था और इन दोनों के कारण वक्सीय गुहा का आयतन तीनों दिशाओं में बढ़ जाता है। नीचे बढ़ता है, पार्श्व में बढ़ता है और पीछे भी बढ़ाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से प्रलुर गुहा का आयतन भी बढ़ता है जिससे फेफड़े फैलने लगते हैं और फेफड़ों के फैलते ही वायु जो है बाहरी नासा क्षेत्र से होती हुई नासिका वेश में जाती है, फिर रेस्पिरेटरी पैसेज में जाती है, ट्रेकिया से होकर ब्रोंकस में होती हुई फेफड़ों में चली जाती है। इसी डायग्राम को इसके माध्यम से भी स्पष्ट कर रखा है। नी श्वसन जब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा पोर्शन आता है श्वसन का जिसको हम एक्सपीरेशन या उच्च श्वसन कहते हैं। उच्च श्वसन जो होता है पेशीय प्रोसेस होता है। इस अवस्था में परिवर्तन जो है इंस्पायरेशन का जो परिवर्तन होते हैं उसके विपरीत प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उच्च श्वसन के समय में सभी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन की क्रिया होती है जिससे स्टर्नम पहल वापस अपने पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप डायाफ्राम की रेडियल मसल्स जो वापस शिथिल हो जाती है और ये डायाफ्राम जो पूरे के पूरे थोरेसिक कैविटी वापस पीछे की ओर खिसक जाती है। डायाफ्राम वापस गुंबद शेप्ड हो जाता है और जिसके कारण वक्सीय गुहा का आयतन जो है वापस घट जाता है। आयतन घट जाने से उसमें भरी हुई वायु का दबाव फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़ों पर दबाव पड़ने से प्लेलर गुहा का आयतन भी घटेगा और प्लेलर गुहा में भरी हुई जो फेफड़ों की कैविटी है उसमें भरी हुई वायु जो है बाहर की ओर निकल जाती है। इस स्थिति में थोरेसिक कैविटी का आयतन पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, फेफड़ों में भरी हुई वायु बाहरी दाब के साथ वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रखती है तो अधिक दाब के कारण श्वसन मार्ग के द्वारा यह बाहर की ओर गमन कर जाती है। इसे एक्सटर्नल रिजर्व अपर्चर के द्वारा यह वायु बाहर की ओर निकलती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी साइकिल की। एक रेस्टिंग विश्रामावस्था में मनुष्य औसतन जो श्वसन चक्र है रेस्पिरेटरी साइकिल है उसमें लगभग 7500 मिलीलीटर वायु को फेफड़ों में ग्रहण करता है और फेफड़ों से बाहर निकालता है। वायु का जो परिणाम होता है जो एक श्वसन में अंदर लेता है बाहर निकालता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और एक्सपीरेशन के समय फेफड़े पूर्णतः रिक्त नहीं होते हैं। बलपूर्वक वायु को बाहर निकाल देने के पश्चात भी फेफड़ों में कुछ वायु भरी रह जाती है। वायु के इस आयतन को रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन कहते हैं और इसकी मात्रा 1000 ml वायु होती है। यहाँ तक तो हुआ हमारा श्वसन की मैकेनिज्म। अब बात आती है फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन।
फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन के अंतर्गत हम गैसों का डिफ्यूजन पढ़ेंगे और गैसों का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। गैसों के डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्रियाओं में गैसों का विनिमय होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कोशिकाओं या एल्वियोलाई के चारों ओर कोशिकाओं के घने जाल के रूप में उपस्थित होती है। रक्त और फेफड़ों की कोशिकाओं में उपस्थित वायु के मध्य ही क्रिया होती है। बाहरी और आंतरिक श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान सरल भौतिकी विसरण के सिद्धांत के अनुसार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार गैसें जो होती है वो लोअर एट्रियल प्रेशर से हाई एट्रियल प्रेशर, ये इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा उल्टा सुल्टा लेकर कहा है, उच्च पार्शियल प्रेशर से निम्न पार्शियल प्रेशर की ओर इसका विसरण होता है, गमन होता है। जे वायु के संगठन को यदि हम देखें तो वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 5.4% कार्बन डाइऑक्साइड और 1% दुर्लभ गैस है और बाकी वाटर वेपर पाई जाती है जिसका आयतन परिवर्तनशील हो सकता है। वायुमंडलीय गैसों का समुद्र की सतह पर सामान्य दाब 760 mmHg के बराबर होता है। इसमें उपस्थित प्रत्येक वायु जो होते हैं गैस के दाब का कुल दाब को उत्पन्न करती है। इसलिए गैस के द्वारा वायु के दाब को निर्माण करने में आंशिक भूमिका होती है। तो इंडिविजुअल गैस की जब बात करेंगे तो उसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। पार्शियल प्रेशर से तात्पर्य यहाँ प्रतिशत के माध्यम से समानुपाती है, उसके द्वारा गुणा करके इसको निकाला गया है। जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकालने के लिए इसने कहा ऑक्सीजन की वायु में मात्रा 21% होती है तो 21/100 इंटू इसका जो है वायु का सामान्य दाब 760 होता है, उससे गुना कर दिया तो 159.6 mmHg ऑक्सीजन का आंशिक दाब आ जाता है। ठीक इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 0.3 mmHg और नाइट्रोजन का आंशिक दाब 600 mmHg के बराबर होता है। तो ये मिलाकर के कुल 760 mmHg, ये टोटल 600 mmHg के बराबर हो गया। शेष बचा हुआ दाब जो है अक्रिय गैसों और जलवाष्प के कारण होता है। गैसों का विनिमय संबंधित रुधिर की एल्वियोलस वायु में उपस्थित सांद्रता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ ये गैसों में घुलनशीलता रेस्पिरेटरी लिपिड में उपस्थित लिपिड की संरचना पर भी निर्भर करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड में उच्च स्तरीय समान रूप से आसानी से विस्तृत हो सकती है और जल में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना अधिक होती है। एल्वियोलस की वायु जो होती है उस एल्वियोलस की वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो होता है 107 mmHg तो ऑक्सीजन का होता है और 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। एल्वियोलस की वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है 13.6 होता है। पहले हमने बात करा था कि वायु जो होती है वायुमंडल की वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो कितना परसेंट होता है 21% होता है। लेकिन जब ये वायु नेजल पाथ से होकर के एल्वियोलस तक पहुंचती है तब तक इसकी जो नम रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके संपर्क में आने के कारण इस ऑक्सीजन का डाइल्यूशन हो जाता है और डाइल्यूशन हो जाने से ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो घटकर 13.6% रह जाता है। इस प्रकार इसका आंशिक दाब वायु में उपस्थित जो आंशिक दाब है उससे थोड़ा कम हो जाता है। वायु में तो इसका आंशिक दाब 159.6 mmHg था, लेकिन फेफड़े के अंदर पहुंचते पहुंचते एल्वियोलस में इसका आंशिक दाब जो है 107 mmHg के बराबर हो जाता है। पल्मोनरी कैपिलरीज और ऐसा ही दूसरी अन्य गैसों के साथ भी होता है। पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रभावित होने वाली जो सीरीय रक्त वीनस ब्लड उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्रम से 40 और 46 mmHg होता है। यानी कि एट्रियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो 46 mmHg होता है और एल्वियोलस में 40 mmHg होता है। ठीक इसके विपरीत एल्वियोलस में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 107 mmHg होता है और जो वीनस ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg होता है। इस प्रकार इनके जो प्रेशर है उन प्रेशर में डिफरेंस आ गया और ये प्रेशर में डिफरेंस एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गैसों का प्रवाह होता है या विसरण होता है। यहाँ ऑक्सीजन के मामले में यदि हम देखें तो एल्वियोलस में 107 mmHg एल्वियोलस में था और सिरा के रक्त में 40 mmHg था। 107 में से 40 की तो 67 mmHg का जो आंशिक दाब होता है ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया और इस डिफरेंस के कारण एल्वियोलस से ऑक्सीजन विसरण की क्रिया के द्वारा रक्त में या सिराओं के रक्त में पहुंच जाती है। इसका ऑक्सीजन का आंशिक दाब में लगभग 107 mmHg के बराबर नहीं हो जाए तब तक जब तक पहुंचती रहती है। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन का मध्य आंशिक दाब मीन पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 1 mmHg का माना जाता है और किसी सामान्य वयस्क में श्वसन सतह में ऑक्सीजन की विसरण क्षमता लगभग 21 मिलीलीटर प्रति मिनट प्रति मिलीमीटर प्रति ml मापी जाती है। इस प्रकार श्वसन झिल्ली के द्वारा एल्वियोलस की वायु से फुफ्फुस से रक्त में लगभग 230 मिलीलीटर यानी कि 230 21 इंटू 11 का विसरण होना चाहिए। व्यायाम की स्थिति में ऑक्सीजन की जो विसरण की दर है वो श्वसन झिल्ली की विसरण क्षमता लगभग 3 गुना और अधिक बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वीनस ब्लड में
एल्वियोलस की वायु की अपेक्षा आंशिक दाब अधिक होता है जो 46 mmHg होता है, एल्वियोलस में 36 mmHg है। इन दोनों का जो प्रेशर डिवीजन है 46 - 36 10 mmHg का है और इसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, विसरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुनी अधिक होती है। तो आंशिक दाब में अंतर ज़्यादा नहीं भी हो तो भी इसकी विसरण क्षमता अधिक होने के कारण यह अधिक तेजी से विसरित होती है। श्वसन गैसों में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले आंशिक दाब के अंतर को यहाँ इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय का दाब बता रखा है कि ये PCO2 लिख रहा है और PO2 लिख रखा है। यहाँ पर PO2 40 mmHg होता है एट्रियल ब्लड में, 40 से 50 लिख रखा है, और एल्वियोलस में PO2 जो है 101 mmHg के बराबर है। PCO2 एट्रियल ब्लड में 45 mmHg है और एल्वियोलस में PCO2 जो है 40 mmHg के बराबर होता है। यहाँ कंपोजिशन जो है वायु में अंतःस्वसित वायु में, कोष्ठीय वायु में और उच्चस्वसित वायु में जो प्रेशर डिफरेंस बता रखा है यहाँ पर सारा इसको डिटेल में बता रखा है। मैंने कहा कि श्वसन पथ में जाती है तो डाइल्यूशन हो जाने के कारण ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, जलवाष्प का पार्शियल प्रेशर जो है घट जाता है, वो इसको बता रखा है। इस चित्र में यहाँ देखें तो वायुमंडल में 597.9 नाइट्रोजन की मात्रा है जिसका ये 78.6% भाग का निर्माण करती है। जो अंदर एल्वियोलस में चली जाएगी तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा 563.4 रह जाएगी और इसका प्रतिशत 74.08% रह जाएगा। एल्वियोलर कोस्ट में चला गया, इंस्पायर्ड में तो ये है, और एल्वियोलर कोस्ट में चला 1569 हो जाएगा, ये 74.8% हो जाएगा। एक्सपायर्ड एयर जो वापस बाहर निकाल रहे हैं उसमें ये 566 हो जाएगी और 74.5% हो जाएगी। ठीक इसी तरह का डिफरेंस जो है ऑक्सीजन में इस टेबल के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। रुधिर के द्वारा अब ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ भाई ब्लड में पहुंच गई। तो अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाय द ब्लड। मनुष्य का जो प्रत्येक 100 ml रुधिर होता है वो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन की जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील होता है, इस कारण रुधिर प्लाज्मा द्वारा ये गैस बहुत ही कम मात्रा में ली जाती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडलीय वायु के साथ साम्य अवस्था के समय 100 ml जो जल की मात्रा होती है उसमें 0.46 मिलीलीटर ऑक्सीजन घुलनशील होती है। ऑक्सीजन की यह मात्रा उच्च स्तरीय प्राणियों की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम होती है जिनसे उपापचयी दर सामान्यतः कम होती है। उच्च स्तरीय जंतुओं में रक्त की वहन क्षमता जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाई जाती है जिन्हें पिगमेंट्स कहते हैं, उन पिगमेंट्स के माध्यम से बढ़ जाती है। उच्च श्रेणी की जो कशेरुकी जंतु है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन जो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन और क्लोरोक्विन भी जो है ब्लड पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। या इन वर्णकों का क्लासिफिकेशन देखा, हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, इसमें आयरन के रूप में Fe होता है। या ऑक्सीजन अवस्था में लाभ और डिऑक्सीजन अवस्था में लाभ होता है, कशेरुकी, एनालिड और मोलस्क जंतुओं में पाया जाता है। हीमोसाइन प्लाज्मा में पाया जाता है, इसमें जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कॉपर होता है, इसका नीला रंग होता है। ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन हो जाता है तो रंगीन हो जाता है। मोलस्क और आर्थ्रोपोड जंतुओं में पाया जाता है। हिम एरिथ्रिन जो होता है ये रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, इसमें Fe है, इसका ऑक्सीजनेशन होता है तो लाल रंग का, डीऑक्सीजन पर रंगीन एनालिड जंतुओं में पाया जाता है। क्लोरोक्लोरिन प्लाज्मा में पाया जाता है, कॉपर है, ऑक्सीजनेशन होने पर हरा हो जाता है, डीऑक्सीजन होने पर हरा रहता है, कुछ एनालिड जंतुओं में पाया जाता है। और पिन्नेग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है, इसमें Mn वर्ण को प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में होता है और ये भूरे रंग का होता है दोनों ही अवस्था में, और कुछ मोलस्क जंतुओं में पाया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में फुफ्फुस की धमनियों में उपस्थित संपूर्ण रक्त जो है ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इसके जो 100 ml ऑक्सीजन का दाब पर 98% रुधिर ऑक्सीजन के साथ में समतप्त हो जाता है। रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा संपूर्ण वहन की जाने वाले ऑक्सीजन का 98% भाग यानी कि 19.6 मिलीलीटर प्रति 100 ml ऑफ द रुधिर के भाग के द्वारा लिया जाता है। शेष 2% भाग का परिवहन 0.4 mm प्रति 100 ml ऑफ द रुधिर प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में ले जाई जाती है। यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में या प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है, तो 98% ऑक्सीजन का परिवहन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और 2% घुलित अवस्था में होता है। विभिन्न जंतुओं में रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक 100 ml रुधिर के द्वारा पीसीज में 9.0, एम्फीबियन में 12.0, रेप्टाइल्स में 9.0, एवीज में 18.5 और मैमल्स में 20.0 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, यानी कि सबसे अधिक मैमल्स में ही परिवहित हो रही है। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है,
ये हीम के रूप में होता है। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बनता है। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन से जुड़ा है। हीमोग्लोबिन का अनुपात 67,000 डाल्टन होता है। इसमें ग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा प्रकार की चेन्स होती है और जो हीम ग्रुप से जुड़ी है। हर एक के साथ एक एक आयरन जुड़ा होता है। तो हीम में एक पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। हीम जो होता है एक ऑक्सीजन अणु के साथ में बंध जाता है, इसलिए इसमें लौह परमाणु हमेशा फेरस अवस्था में रहता है और पाइरोल समूह के साथ में ये घिरा रहता है। इसका संरचना सूत्र ये आगे दिखाया गया है। हीमोग्लोबिन का संरचना सूत्र ये एक आयरन है, चारों नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये चारों पाइरोल रिंग्स इसके साथ जुड़ी होती है। हीमोग्लोबिन को Hb के द्वारा लिखा हुआ जाता है। प्रत्येक हीम का अणु जो है ऑक्सीजन के एक अणु से सहयोग करता है, यानी 2 मॉलिक्यूल से सहयोग करता है। हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के सुमिर से बने पदार्थ को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसलिए ये Hb4+4O2 है। Hb4O2 का होल 4 यानी 4 दूनी 8 अणु ऑक्सीजन ले जाता है। ये ऑक्सीजनेशन वाली और डीऑक्सीजन स्टेट में हीमोग्लोबिन की संरचना यहाँ पे दिखाई गई है कि जो ऑक्सीजन आई है वो हीम ग्रुप के साथ में बाइंड कर देती है। हीमोग्लोबिन एक गहरे लाल रंग का पदार्थ होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो चमकीले लाल रंग का होता है। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति 1000 ml रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है 1.39 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन शुद्ध होता है तभी कैरी कर पाता है। हीमोग्लोबिन में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है मेथेमोग्लोबिन के रूप में, इसलिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को संगमित कर सकता है। इस प्रकार 100 ml शुद्ध रुधिर जो होता है वो केवल 20 ml ऑक्सीजन को ही परिवहित कर पाता है। धमनी में उपस्थित रुधिर एल्वेओलाई में एक समान ऑक्सीजन दाब यानी 160 mmHg के बराबर होता है, परंतु कोशिकाओं और ऊतकों में ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो काफ़ी कम होता है, 1 से 40 mmHg के बराबर होता है। इस प्रकार रुधिर और कोशिकाओं में ऑक्सीजन के दाब के अंतर होने के कारण ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से पृथक होकर कोशिकाओं में विस्तृत हो जाती है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो है भोजन में काम आती है और ऊर्जा की प्राप्ति करती है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयुग्मन से प्राप्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन आवश्यकता पड़ने पर पुनः ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन इस प्रकार से होता है। Hb4O8 4Hb+4O2 में ये वापस विभाजन ऑक्सीजन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने और वापस वियोजित होने पर लोहा हमेशा फेरस अवस्था में ही रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लोहा और ऑक्सीजन के मध्य एक फिजिकल बॉन्डिंग पाई जाती है। यह अपचित हीमोग्लोबिन रुधिर द्वारा पुनः फुफ्फुसों में प्रवाहित किया जाता है और फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों में जाकर पुनः ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, लेकिन उससे पहले हम तो एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन, यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दिखाया गया है, जिसमें एक साइड में बढ़ता हुआ PO2 जो 10 से लेकर के 100 तक बढ़ा हुआ है। इधर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिखाया गया है जो 10 से लेकर के 100 तक है। इसका नॉर्मल 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 7.4 pH पर यह दर्शाया गया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन
उच्च ऑक्सीजन दाब पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। जैसा कि पहले बताया गया, प्रत्येक लोह का परमाणु जो है ऑक्सीजन के अणु के साथ संयुग्मित कर सकता है। जब ये सब ओर से ऑक्सीजन के द्वारा संतप्त हो जाता है तो और अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकता है। निम्न दाब पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है, जिससे संपूर्ण ऑक्सीजन इसमें से स्वतंत्र हो जाती है और किसी निश्चित ऑक्सीजन की सांद्रता पर हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वियोजन होता है, इसमें संपूर्ण ऑक्सीजन स्वतंत्र हो जाती है। किसी भी निश्चित ऑक्सीजन सांद्रता पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मध्य एक निश्चित अनुपात बना रहता है। इस प्रकार ऑक्सीजन के दाब द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण एवं मुक्ति के बीच में जो वास्तविक संबंध होता है, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो ये नीचे के चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र का है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र में एक साइड में PO2 दर्शाया गया है mmHg में, इधर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन को दर्शाया गया है। इधर यदि हम देखें, जो जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता जाता है, त्यों त्यों परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। यहाँ पर हम देखें 30 mmHg पर जो है हीमोग्लोबिन का लगभग 35% जो होता है वो सेचुरेशन हो जाता है। लेकिन इससे और यदि आगे बढ़ते जाते हैं तो PO2 30 mmHg पर, जब इस परिस्थिति को इन्हें PCO2 के साथ में बांध दिया है। जब PCO2 का लेवल हाई होता है तो 30 mmHg का जो PO2 है उस पर लगभग 38% या 35 से 38% के बीच में हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो जाता है। नॉर्मल अवस्था में जब इसका होता है तो 30 mmHg PO2 पर लगभग 50% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो जाता है। और जब PCO2 अधिक मात्रा में होती है, PCO2 का लेवल लो होता है, तो इसका सेचुरेशन और बढ़ जाता है। 30 mmHg PO2 पर लगभग 65% जो है हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो जाता है। ये एक स्थिर आंशिक ऑक्सीजन के दाब पर बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के साथ में हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो बढ़ता है क्यों तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ सेचुरेशन होता है वह कम हो जाता है। और कम CO2 का सेचुरेशन होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, तो इसका सेचुरेशन जो है अधिक होता है। नहीं यार, मेरा वीडियो थोड़ी देर रोके, थोड़ी देर में फर्स्ट चालू करो तो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर रोके।